वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम नवंबर महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अभी हाल ही में कहा कि इस बीमा योजना के तहत क्लेम करने के लिए अब किसी व्यक्ति को हार्ड कॉपी में एफिडेविट देने की आवश्यकता नहीं है, वो स्कैन कॉपी ऑनलाइन भेज सकता है। मतलब इस प्रोसेस को अब आसान कर दिया गया है। यह है क्या? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 2018 में शुरू किया गया था ईएसआईसी के द्वारा, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये एम्प्लॉइज जो अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनका इंश्योरेंस करता है। कई बार लोगों की जॉब छूट जाती है जिससे उन्हें काफी दिक्कत हो जाती है। तो इस स्कीम में प्लान ये बनाया गया कि अगर किसी की जॉब छूट गई है तो 3 महीने तक, 3 मंथ तक, पूरी लाइफ में एक बार, पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार 3 महीने तक उसने जितना भी 2 साल में एवरेज अर्निंग की है उसका 50% अमाउंट उसे पे किया जाएगा ताकि उसकी आजीविका चलती रहे। तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। कोई व्यक्ति अगर अपनी जॉब खो दे, किसी भी वजह से अगर वो खो देता है तो। अब यहाँ पे कुछ प्री कंडीशंस भी हैं, जैसे कि वो अनएम्प्लॉयड होना चाहिए जब वो इस एम्प्लॉयमेंट यानी इस बीमा को जब वो क्लेम कर रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयड होना चाहिए उस समय। उसने कम से कम 2 साल तक इस बीमा के तहत अपना प्रीमियम पे किया हो। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने, देखिए 6 महीने का एक कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है इसमें, तो एक कंट्रीब्यूशन पीरियड यानी कि 180 दिनों में कम से कम उसने 78 दिन काम करके अपना कंट्रीब्यूशन पे किया हो। जब वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये बीमा का क्लेम कर रहा है तो वो पनिशमेंट पीरियड में नहीं होना चाहिए कि कंपनी ने पनिश कर दिया तो फिर बीमा नहीं मिलेगा, मिसकंडक्ट या फिर वो सेवानिवृत्त हो गया हो या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया हो, ऐसी कंडीशन में ये बीमा नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति का जो आधार कार्ड और बैंक अकाउंट है वो उसके डेटाबेस से लिंक्ड होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में है। अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर ने इस रोजगार योजना को अनाउंस किया है। कोविड-19 आने के बाद एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसे थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करने के लिए इस रोजगार योजना को लॉन्च किया है ताकि नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कोविड-19 के बाद रिकवरी फेज में जनरेट हो सके। इसमें जो भी नए एम्प्लॉयज होंगे, देखिए इसका एक उद्देश्य तो इकोनॉमी को बूस्ट करना भी है। कोशिश की जाएगी कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके हाथ में ज्यादा पैसा बचे। तो जब भी कोई व्यक्ति फॉर्मल सेक्टर में जॉब करने जाता है तो उसका प्रोविडेंट फंड कटता है। इसमें उस व्यक्ति को अपनी सैलरी का 12% कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है, जिसके साथ साथ जो एम्प्लॉयर होता है वो भी 12% अपनी ओर से कॉन्ट्रीब्यूट कर देता है। तो 24% अमाउंट इसमें सेव होता रहता है जो बाद में वो विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल के अपने इस्तेमाल में ले पाते हैं जब उनकी जॉब एंड होती है या बिफोर दैट इन अदर केसेस। अब यहाँ पर सरकार प्लान बना रही है इन्हें इंसेंटिवाइज करने को लेकर। यहाँ पर देखिए, अगर सरकार जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे ये कह दे कि ये 12% हम आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हम पे कर देंगे, तो इनका ये पैसा बच जाएगा, तो ये लोग इंसेंटिवाइज होंगे नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने को लेकर। अगर जो एम्प्लॉय का 12% है वो भी गवर्नमेंट पे कर दे तो एम्प्लॉय के हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा खर्च करने को और इससे इकोनॉमी को थोड़ा स्टिमुलस मिलेगा। इसी उद्देश्य से इस रोजगार योजना को लॉन्च किया गया है। इसमें जो बेनिफिशियरी होंगे वो प्राइमा फेसिया ऐसे लोग होंगे जो नया एम्प्लॉयमेंट पकड़ रहे हैं, नई जॉब पकड़ रहे हैं। हालांकि इसमें एक ये भी है कि ऐसे ही एम्प्लॉयज़ के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल होगी जिनकी मंथली सैलरी 15,000 से कम हो और उन्होंने नया नया एम्प्लॉयमेंट पकड़ा हो। दूसरा एक ये भी मैकेनिज्म बताया गया है कि कई सारे लोग ऐसे रहे जिनकी जॉब कोविड के लिए जब लॉकडाउन लगा या कोविड जब बिल्कुल स्प्रेड हो गया उसके बाद उनकी जॉब चली गई, तो वो वापस से उनकी जॉब गई और वो फिर से जॉब पकड़ेंगे। तो अब उनकी जॉब बिल्कुल नहीं तो नहीं है, लेकिन जॉब कोविड की वजह से छूट गई थी। तो ऐसे लोग जिनकी जॉब मार्च 1 से लेकर सितंबर 30 के बीच में छूट गई थी और उन्होंने वापस से अक्टूबर 1 के बाद जॉब पकड़ी, उनको भी इस रोजगार योजना का फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी 2 साल के लिए। जो भी नए एलिजिबल एम्प्लॉयज हैं उनका पीएफ जो होगा, प्रोविडेंट फंड होगा, वो सरकार अपनी ओर से पे करेगी। और ऐसी कंपनीज जिनके पास 1000 से कम एम्प्लॉय हैं वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं पीएफ में, वो भी सरकार 2 साल तक पे करेगी। मतलब ऐसी कंपनीज जहां पर 1000 से कम एम्प्लॉय हैं वहां पर पीएफ का सारा खर्चा गवर्नमेंट बेयर कर लेगी, और ऐसी कंपनीज जहां पर एम्प्लॉयज की संख्या 1000 से ज्यादा है वहां पर 12% यानी कि जो एम्प्लॉय का पीएफ होगा वो गवर्नमेंट पे कर देगी, एम्प्लॉयर को तो अपना देना पड़ेगा। ये जो स्कीम है वो 30 जून 2021 तक ऑपरेशनल होगी, यानी कि
1 अक्टूबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में जो भी लोग जॉब पकड़ेंगे उन दो कैटेगरीज में जो मैंने आपको बताया, नई जॉब वाले 15,000 से कम सैलरी पे, या फिर वो लोग जिनका कोविड के दौरान जॉब छूट गया और वापस वो जॉब लेते हैं, तो उनके लिए ये इंसेंटिव गवर्नमेंट की ओर से दिया जाएगा। देखिए एक स्कीम चल रही है फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में, क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी। फूड को हम ऐसे प्रोसेस कर दें कि वो लंबे समय तक चले, खराब ना हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने अभी 28 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है इसी स्कीम के तहत। इसके लिए 320 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अच्छी तरीके से प्रोसेसिंग हो ताकि प्रिजर्वेशन कैपेसिटी को हम इंश्योर कर सकें। जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं हम उन्हें मॉडर्नाइज करें ताकि वो और बढ़िया इफिशियंसी के साथ वर्क कर सकें। नोडल मिनिस्ट्री इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ही रहेगी। इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, सेंटर और स्टेट के PSUs, ज्वाइंट वेंचर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, NGO, कोऑपरेटिव, SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्राइवेट कंपनीज, ये सभी लोग मिलकर इस स्कीम को या इन सभी प्रोजेक्ट्स को हैंडल करेंगे। आर्टिकल कोविड-19 स्त्री शक्ति चैलेंज के बारे में है। हाल ही में 6 महिलाओं के द्वारा लीड किया जा रहा स्टार्टअप वो कोविड-19 स्त्री शक्ति चैलेंज जीत चुका है, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था माईगोव के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद UN वुमेन और माईगोव ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था। माईगोव या MyGov यू कैन से, ये एक प्रकार का गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। सिंपली बोलूँ तो एक एप्लीकेशन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था ताकि गवर्नमेंट और जो एक नॉर्मल सिटीजन होता है उसके बीच का गैप खत्म हो सके। यहाँ पर वो कई तरीके के चैलेंजेस भी रन करते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट अपनी कई तरीके की पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी इस एप्लीकेशन के जरिए डिसेमिनेट करती है, यानी कि हम तक पहुँचाती है। अगर हम इस स्त्री शक्ति चैलेंज के बारे में बात करें तो इसे अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव तो यही था कि ऐसे स्टार्टअप जिसे महिलाएं रन कर रही हैं उन्हें इनकरेज किया जाए। अगर वो कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस वगैरह लेकर आती हैं तो कोविड-19 को सेंटर में रखा गया था, बिकॉज तब तक कोविड-19 आ गया था कि आप सोल्यूशन बताइए, कुछ ऐसा सोल्यूशन जिसका सोसाइटी पर अच्छा प्रभाव पड़ता हो। कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह दी जाती हैं, फिर उनको टैकल करने के लिए कहा जाता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, अगर कई सारे स्टार्टअप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो कैसे सेलेक्ट किया कि कौन जीता कौन हारा, तो जो सिलेक्शन है या इवैल्यूएशन कि किसका बढ़िया है वो इस बेसिस पर किया गया कि कितना ज़्यादा इनोवेशन है उनके सोल्यूशन में, उनका जो सोल्यूशन है उसकी यूजिबिलिटी क्या है, इस्तेमाल हो पाएगा कि नहीं, रेलेवेंस कितनी है वर्तमान के पर्सपेक्टिव से, कोविड-19 चल रहा है तो उसके पर्सपेक्टिव से, और सोसाइटी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन पैरामीटर्स पर इवैल्यूएशन किया गया। टॉप 3 एंट्रीज को विनर के तौर पर सेलेक्ट किया गया जिन्होंने हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस दिए, और 3 और एंट्रीज को सेलेक्ट किया गया जिन्हें प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन कहा गया, मतलब ठीक ठाक है, आपका बढ़िया है। कैश प्राइस की बात करें तो जो 3 विनर्स रहे उनको 5 लाख का कैश प्राइस दिया गया, और जो 3 स्टार्टअप्स चूज किए गए प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन के तौर पे उन्हें 2 लाख का जो प्राइस है वो दिया गया। माईगोव या MyGov के बारे में बात करते हैं तो 2014 में लॉन्च किया गया था। एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जिसे आप वेब प्लेटफॉर्म या फिर एप्लीकेशन के फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप इंश्योर करता है सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंश्योर करने का प्रयास किया जाता है। UN वुमेन की बात करें तो 2010 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशंस की एक एंटिटी है। जेंडर इक्वलिटी, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को स्थापित करने के लिए काम करती है और महिलाओं के एम्पावरमेंट, उनके सशक्तिकरण के लिए भी ये कार्य करती है। ग्लोबल चैंपियन के तौर पे वुमेन एंड गर्ल्स के राइट के लिए वर्ल्ड वाइड लगातार प्रयास करते रहते हैं ताकि उनके अधिकारों को एक्सेलरेट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अगला आर्टिकल एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के बारे में है। एसेंशियल सर्विसेज का क्या मतलब है? ऐसी सर्विसेज जो बहुत ज़रूरी हैं उसके लिए सरकार कुछ अलग से प्रावधान कर देती है। इस कानून के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी ये बोला कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत स्टेट में अगले 6 और महीनों तक कोई स्ट्राइक नहीं हो सकती। देखिए, जब स्ट्राइक होती है तो प्रोडक्शन हिंडर हो जाता है। कुछ सामान बहुत ज़रूरी होते हैं जिन्हें लोगों तक पहुंचना ही है। अगर कंपनीज में स्ट्राइक हो गई तो उस सामान की क्रंच हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसमें ऐसा नियम होता है कि सर्टेन पीरियड तक आप स्ट्राइक्स वगैरह रोक सकते हो। अभी हम एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हर चीज़ की प्रॉपर सप्लाई बनी रहे। इसके लिए राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए जो स्ट्राइक्स वगैरह की जाती हैं उन सब में रोक लगा दी है। ये एक प्रकार का कानून है, 1968 में पहली बार बनाया गया था। जो भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो नॉर्मल लाइफ में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं उसके उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर यह कोशिश की जाती है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका फ्लो लगातार बना रहे, जो एक व्यक्ति के सामान्य जीवन के लिए ज़रूरी हैं वो रुकने ना पाए। शुरू में एसेंशियल सर्विसेज में पोस्ट और टेलीग्राफ को रखा गया, बाद में रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, इन सबको रखा गया।
यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उन्हें स्ट्राइक नहीं करने दिया जाता। कुछ समय पहले जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है कोरोना का या फिर कोविड-19 का, तो उसमें मास्क और सैनिटाइज़र को भी एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया है ताकि हर लोग इसे एक्सेस कर पाएँ। इसका आवश्यकता से अधिक प्राइस ना बढ़ने दिया जाए, होर्डिंग ना करने दी जाए और जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट उनके प्राइसेस पर कैप भी लगा सकती है। होर्डिंग के लिए पनिशमेंट भी दे सकती है। अगर कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है। तो जो ESMA है, ये लिस्ट नंबर 33 जो है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकार बना सकते हैं 7वीं अनुसूची में, उसके एवज में ये कानून बनाया गया। काफी पावरफुल लॉ है, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे होगा ये राज्य सरकारें निर्धारित करती हैं। इनफैक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया भी, उसमें भी यह कहा गया कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं। चूंकि कंकरेंट लिस्ट में है तो जो राज्य सरकारें हैं वो भी कानून बना सकती हैं। तो कई सारे राज्यों ने इस संबंध में अपने अपने कानून भी बना रखे हैं। हमारा अगला आर्टिकल OTT के बारे में है, ओवर द टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। देखिए, काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके मूवीज़, वेब शोज़ या बाकी और चीज़ें देख पाते हैं, उसे रेगुलेट किया जाए। इतना ज़्यादा कंटेंट हमारे सामने रखा जा रहा है बिना किसी सेंसर के, बिना किसी रेगुलेशन के, तो दिक्कत तो थी। सरकार के सामने एक PIL गई जहां पर न केवल OTT प्लेटफॉर्म्स बल्कि जो ऑनलाइन न्यूज़ सर्कुलेट की जाती है कई सारे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क रेज किए गए, जैसे कि क्विंट, प्रिंट, स्क्रॉल या फिर वायर। इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई गई कि इन्हें भी रेगुलेशन के एम्बिट में लाया जाना चाहिए। अभी तक ये जो भी प्लेटफॉर्म्स थे वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के परव्यू में आते थे। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सरकार से इस बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा। लेटर ऑन अभी ये डिसीजन लिया गया है कि अभी जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत रख दिया जाएगा और उसके रेगुलेशंस इन्हें भी फॉलो करने होंगे। जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो मीडिया सर्विसेज को स्ट्रीम करते हैं। कई सारे इसके एग्जाम्पल्स आप जानते भी हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार और कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप मूवीज़, वेब सीरीज़ या बाकी जो एंटरटेनमेंट के आइटम्स हैं वो देख सकते हैं। जो लॉज अभी तक OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट कर रहे थे वो कौन से हैं? एक्चुअली में कोई नहीं है। अभी तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म मतलब रेगुलेशन नहीं था जो OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट कर रहा हो। वो फ्रीली अपना कंटेंट अपने तरीके से सर्कुलेट कर रहे थे, लेकिन अब उनके ऊपर रेगुलेशंस लगा दिए गए हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत आ जाएंगे, उन्हें सारे रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। बाकी की जो एंटिटीज़ हैं जैसे प्रिंट मीडिया है उसके लिए रेगुलेशंस ऑलरेडी हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करती है। टेलीविजन को रेगुलेट करने के लिए जो एंटिटी है वो है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। इसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर एक है, 2008 में बना था। टीवी पे सही तरीके से कंटेंट जाए उसे ये देखते हैं। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, अगर किसी को किसी कंटेंट को लेकर कोई कंप्लेन है, ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट है, तो वो यहाँ पे अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। टेलीविजन एंटरटेनमेंट चैनल्स को ये हैंडल करते हैं। फिल्म्स के लिए सेंसर बोर्ड है जिसे आप सेंटर बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन बोल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत ये भी काम करते हैं। एडवर्टीजमेंट सही से ही जाए, गड़बड़ एडवर्टीजमेंट ना दिया जाए, इसके लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ये वर्क करती है। तो अब OTT प्लेटफॉर्म्स भी रेगुलेशन के एम्बिट में आ चुके हैं। आर्टिकल है वो FCRA रूल्स के बारे में है। FCRA रूल्स को अभी अमेंड किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। FCRA स्टैंड्स फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। देखिए जो FCRA है यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये सबसे पहले तो 1976 में आया था, बाद में 2010 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो ये तो एक्ट था। इस कानून के तहत कुछ रूल्स बनाए गए। ये जो रूल्स आए इन्हें नोटिफाई किया गया था 2011 में। तो ये जो एक्ट है वो 2010 में अमेंड किया गया और उसी एक्ट के बेसिस पे जो 2010 में अमेंड किया गया था 2011 में कुछ रूल्स आए। उन रूल्स में अभी अमेंडमेंट किया गया है, मतलब इस एक्ट में नहीं बल्कि इन रूल्स में अभी अमेंडमेंट किया गया है, वो हमारे सामने है। जो अमेंडमेंट किया गया उसमें यह कहा गया कि कोई भी फार्मर, स्टूडेंट, रिलीजियस या कोई भी अदर ग्रुप जो सीधे सीधे किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं है वो फॉरेन फंड रिसीव कर सकती है, अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। तो देखिए FCRA होता क्या है, कई सारी इंडिया में ऐसी बॉडीज हैं वो रिलीजियस पर्पस से या फिर सोशल पर्पस से काम कर रही हैं। कई सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो दूसरे देशों में हैं लेकिन वो परोपकार की भावना से
फिलैंथ्रोपिस्ट फीलिंग से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंड करना चाहते हैं, तो वो इंडिया के मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन को फंड कर रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन उस इंडिविजुअल से या उस फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग लेता है। अब उसे कहा जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन। लेकिन जब हम फॉरेन से पैसा ले रहे होते हैं तो कई सारे खतरे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे वो फॉरेन फंडिंग इंडिया में किसी बॉडी को इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए भी दिया जा सकता है। मतलब ऐसी फंडिंग इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट भी हो सकती है। इसीलिए कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं ऐसी फंडिंग के ऊपर। मतलब कोई बहुत आसानी से किसी फॉरेन बॉडी से या किसी फॉरेन इंडिविजुअल से भारत में पैसे नहीं ले सकता। उस पर सरकार पूरी निगाह लगा के रखती है, उस पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर देखिए पहला अमेंडमेंट तो ये हुआ कि कोई भी ऐसी बॉडी जो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है वो पैसा ले सकती है। देखिए जो पॉलिटिकल बॉडीज होती हैं उन्हें पैसा लेने पर मनाही होती है फॉरेन से, बिकॉज अगर इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम फॉरेन फंडिंग पे रन कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। देखिए अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो FCRA के तहत खुद को रजिस्टर करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बॉडी है वो जाके फॉरेन बॉडी से या इंडिविजुअल से पैसे ले लेगी। उसके पहले उस बॉडी को FCRA के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत खुद को रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद ही वो ये फंड ले पाती है। उसके लिए भी कई बार गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है कि आपको एक FCRA अकाउंट खोलना पड़ेगा। इस अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ पैसा आएगा FCRA के फॉर्म में। इससे इस अकाउंट को मॉनिटर करना आसान होगा कि इसमें जो भी पैसा आया वो FCRA के फॉर्म में आया है या FCRA के एम्बिट में आया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे हुआ इसे मॉनिटर किया जा सकता है। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं। यहाँ पे अभी ये कहा गया कि कोई भी बॉडी अगर खुद को FCRA के तहत रजिस्टर करना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो कम से कम 3 साल से काम कर रही हो। मतलब बिल्कुल अभी आप तुरंत किसी सोशल बॉडी को बना के FCRA को रजिस्टर करके फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। 3 साल से वो बॉडी काम कर रही हो, सिर्फ 3 साल से काम कर रही हो इतना काफ़ी नहीं होगा। उसने सोशल फील्ड में यानी कि सोशल सर्विस के फॉर्म में 15 लाख रुपए कम से कम खर्च किए हों, किसी भी रूप में लोगों से गैदर करके कैसे भी कम से कम इतना कंट्रीब्यूट किया हो, तब उसे FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। कुछ कंसेशन या एक्सेप्शंस हो सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति किसी बॉडी को रन कर रहा हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में वर्क करता हो, तो फिर वहां पर कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। कोई भी ऑफिस बियरर जो NGO का है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, वो अगर FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो जो व्यक्ति पैसा देने वाला है, कोई दूसरा देश है, वहां से एक पर्सन X है जो इंडिया में किसी बॉडी को पैसे दे रहा है, तो वो एक लेटर ऑफ कमिटमेंट भेजेगा। वो लेटर ऑफ कमिटमेंट ये इंडिकेट करेगा कि वो कितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन बॉडी को दे रहा है इंडिया में और किस पर्पज से दे रहा है। जैसे वो कहते हैं कि हम बच्चों को बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या उनका एडमिशन करवाना चाहते हैं, इसके लिए हमें 1 करोड़ रुपीस की जरूरत है। यहाँ पर एक पर्सन X है दूसरे देश में जो ये पैसा देना चाहते हैं, तो एक लेटर ऑफ कमिटमेंट देंगे कि मैं 1 करोड़ रुपए इस बॉडी A को दे रहा हूँ ताकि वो इतने बच्चों को इतनी सारी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकें या फिर उनका स्कूल में एडमिशन करवा सकें। तो इस तरीके से लेटर ऑफ कमिटमेंट भी उस बॉडी को अब देना होगा। FCRA के बारे में बात करें तो इसे 1976 में प्राइमा फेसिया इनेक्ट किया गया था, 2010 में अमेंड हुआ। फॉरेन डोनेशन अवेल करने को लेकर कई तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें दिए गए हैं। ये एक्ट सभी एसोसिएशंस पे, ग्रुप्स पे, NGOs पर एप्लीकेबल है जो फॉरेन डोनेशन लेना चाहते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जज, मीडिया पर्सन, ये सभी लोग FCRA के तहत पैसे नहीं ले सकते। आप समझ सकते हैं ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल या पोस्ट होती हैं। यहाँ से अगर कोई फॉरेन फंडिंग अवेल कर रहा है तो फिर इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है वो फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट के बारे में है। अब यहाँ पर देखिए कन्वर्जेंस की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन एनर्जी के लिए कन्वर्जेंस किया जाएगा कुछ ऐसे सेक्टर्स का जो कंपैरेटिवली अलग माने जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही में EECL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है कई सारे PSUs का, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत, उन्होंने एक MOU साइन किया है गोवा के लिए कि वहां पर वो इंडिया का फर्स्ट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट लगाएंगे। कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट में मतलब ये है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो अलग थलग माने जाते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, एनर्जी का स्टोरेज करना और LED लाइट्स। ये अलग अलग चीजें हैं, मतलब इनका आपस में कोई मिक्सचर नहीं है, मतलब ये मिलते जुलते नहीं है, लेकिन इनको आपस में कन्वर्ज किया जाएगा ताकि हम ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर सकें। अब यहाँ पर सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की मोबिलिटी के लिए और क्लाइमेट चेंज को कर्व करने के लिए हम कुछ प्रयास कर सकें। इसके सॉल्यूशंस हम यहाँ पे ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। मैकेनिज्म ये होगा कि यहाँ पे हम कुछ इंटरवेंशंस करेंगे जहाँ पर जो गैप्स हैं एनर्जी इकोसिस्टम में उसे फिलफिल करेंगे, कि अगर हम जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलर पावर के माध्यम से उसे LED लाइट्स के थ्रू गांवों वगैरह में ट्रांसफर कर दें या उस एनर्जी को अच्छी तरीके से स्टोर कर पाएं, तो इससे हम अपने एटमॉस्फेयर को
सिक्योर कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सोलराइज्ड एग्रीकल्चर फीडर्स तैयार किए जाएंगे। जो फीडर्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को डाइवर्ट करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो एग्रीकल्चर पर्पज से जा रही है और ये नॉन एग्रीकल्चर पर्पज से जा रही है। तो जो सोलर एनर्जी होगी उसका भी ऐसा ही डिवीजन कर दिया जाएगा। एलईडी स्ट्रीट लाइट्स गांवों में जो होंगी वो सोलर एनर्जी से जलाई जाएंगी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी डेवलप कर दिया जाएगा। बेनिफिट इसका ये होगा क्योंकि गोवा ने अभी टारगेट किया है कि 150 मेगावाट ग्रीन एनर्जी 3 साल में पैदा करनी है और वो 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी बनाना चाहते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये गोवा के टारगेट को भी मीट करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर EESL के बारे में बात करें तो ये 2009 में फंड किया गया था। ज्वाइंट वेंचर है 4 PSUs का, NTPC का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत काम करती है और इसे सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी का भी दर्जा दिया गया है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो मेगा फूड पार्क के बारे में है। पंजाब में इनॉग्रेट किया गया है। देखिए 42 मेगा फूड पार्क्स बनने हैं पूरे इंडिया में, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 50% बन चुके हैं, बाकी पर काम ऑन प्रोसेस है। जगह जगह पर ये आप अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि यहाँ पर मेगा फूड पार्क बन गया, यहाँ पर बन गया। इसके लिए एक्चुअली में 2008-9 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के तहत पूरा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, स्कीम लॉन्च की गई थी, मेगा फूड पार्क स्कीम। तो बहुत सारे फूड पार्क्स हमें बनाने हैं। यहाँ पर होता क्या है, प्राइम ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो रहा है वो मार्केट तक प्रोसेस होकर कैसे जाए ताकि फार्मर्स को अच्छा फायदा हो जाए। मतलब फार्मर्स, प्रोसेसर्स और रिटेलर्स तीनों को एक जगह पर लेकर आना था, क्योंकि फार्मर्स का जो प्रोडक्शन है बहुत जल्दी, कई बार जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो खराब हो जाते हैं। तो उन्हें कई बार प्रेशर में अपना सामान या जो भी उनकी उपज है उसे सस्ते में बेचना पड़ जाता है, क्योंकि उनके पास उसे प्रोसेस करके लंबे समय तक रखने का विकल्प नहीं होता था। तो मेगा फूड पार्क का ऑब्जेक्टिव यही है कि उन्हें एक ऐसा इंफ्रा दिया जाए, एक सेटअप दिया जाए जहां पर वो अपना प्रोड्यूस लेकर जाएं, वहां पर उन्हें बेच दें और वहां पर जो लोग हैं वो उसे प्रोसेस करके लंबे समय तक प्रिजर्व करके बेच सकें। तो जो फूड पार्क होता है उसमें एक्चुअली में होता क्या है ये आप समझ सकते हो। यहां पर कैसे इसे फंड किया जाता है इन फूड पार्क्स को बनाने के लिए। 50 करोड़ की जो फंडिंग है मैक्सिमम, वो गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे देती है। बाकी अमाउंट जो वहां पर कंसोर्टियम है, जो बाकी सारा इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं, उन्हें इन्वेस्ट करना होता है। और जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 50% मैक्सिमम देती है गवर्नमेंट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की। अब इसमें होता यह है कि क्लस्टर अप्रोच होता है, सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाएं। कैसा हो कि जितने भी लोग हैं, प्रोसेसर्स हैं, वो एक जगह पे एक पार्क में इकट्ठा हो जाएं। एक्चुअली में ये पार्क नहीं होता जहां पर आपको ग्रीनरी दिखती है या बाकी कुछ वैसा, आप इमेजिन मत करिए। एक पूरा इंफ्रा होता है, एक पूरा सेटअप होता है क्लस्टर बेस्ड। वहां पर हर तरीके का इंफ्रा अवेलेबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। इसके अलावा वहां पर कुछ बेसिक इंफ्रा जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन सबको स्टैब्लिश कर दिया जाता है। अब यहां पर कोई फार्मर अपना प्रोड्यूस लेकर जाएगा तो पहले कलेक्शन सेंटर्स पर जाएगा, वहां पर उनका सामान जो है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा अलग अलग मेथड से। कलेक्शन सेंटर्स पर ये किसानों से जब सामान ले लिया जाएगा तो फिर ये प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में जाएगा। वहां पर काट छाट होगी कि खराब आइटम निकाल दिया जाए, जो सही प्रोसेस करने लायक है उसे ही प्रोसेस किया जाए। देन वो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में जाएगा। वहां पर एग्जाम्पल के तौर पे कि आलू है तो चिप्स बना दिया, टमाटर है तो केचप बना दिया, ऐसा कुछ करके प्रोडक्ट तैयार कर दिए जाएंगे। अगर वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हमें कोल्ड चेन में रखना है या खराब हो जाएगा तो वहां पर वो भी व्यवस्था उपलब्ध होगी। 25 से 30 फुली डेवलप प्लॉट्स वहां पर इकट्ठा किए जाते हैं और फिर जो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उन्हें स्टैब्लिश कर दिया जाता है। यहां पर देखिए पर मेगा फूड पार्क्स जो हैं उनसे 30,000 इंडिविजुअल्स के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का एक एक्सपेक्टेशन रखा जाता है। यहां पर इंप्लीमेंटेशन एक स्पेशल पर्पस व्हीकल करता है, उसे बना दिया जाता है जो इस पूरे मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करता है। ये एक बॉडी होती है जिसमें जितने भी रजिस्टर्ड कोऑपरेट होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं इस बॉडी में और इस पूरे मेगा फूड पार्क इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करते हैं। होपफुली थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन आपको आ गया होगा। तो हमारा अगला आर्टिकल है वो नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन पॉलिसी के बारे में है। ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन्होंने अभी 1100 करोड़ रुपए का एक एम्बिशियस नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, 1100 करोड़। ये जो फंडिंग है ये अकेले इंडियन गवर्नमेंट बियर नहीं करेगी, बल्कि इसमें 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड बैंक का है। इस लिहाज से भी ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का इन्वॉल्वमेंट है और ऐसे पॉइंट्स पर यूपीएससी अक्सर प्रश्न पूछ लिया करती है। ऑब्जेक्टिव तो ये होगा NAHEP का कि इंडिया में जो कई तरीके की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो जो
स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं उनको और अच्छी और क्वालिटी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकें। अब यहाँ पर अच्छी एजुकेशन के अपार्ट इन एडिशन 4 साल का डिग्री कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और फॉरेस्ट्री के फील्ड में, जिसे प्रोफेशनल डिग्री डिक्लेयर कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओवरऑल प्रोजेक्ट होगा उसमें और बढ़िया हाई क्वालिटी एजुकेशन को इम्पार्ट करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसे भी फॉलो किया जाएगा। इसमें एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाने की भी बात की गई है। एकेडमिक क्रेडिट बैंक, इसका प्रावधान न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था। पहले क्या होता था कि आपने 1 साल की पढ़ाई कर ली, लाइक आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं और उसके बाद आप किसी कारणवश गैप कर देते हैं या किसी दूसरी जगह पे जाके कुछ पढ़ाई करके आते हैं सर्टेन गैप के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए दूसरे देश में या दूसरे इंस्टीट्यूशन में, तो आप जब वापस आते हैं तो आपका ये 1 साल का पूरा प्रोग्राम बर्बाद हो जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। आपकी इस पढ़ाई के लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक आपको कुछ क्रेडिट प्रोवाइड करवा देगा, जिस क्रेडिट का इस्तेमाल करके जब आप दोबारा एनरोल होंगे तो आप अपनी पढ़ाई उसके आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा ही सिस्टम ऐसे समय में भी होगा कि आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे थे और अभी आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो वहां पर आप इस क्रेडिट का इस्तेमाल करके अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं। आपके इस पूरे समय को इवेल्युएट कर लिया जाएगा। इस क्रेडिट का इस्तेमाल मैकेनिज्म जो भी डिसाइड किया जाएगा उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रीम बदलते वक्त भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने 1 साल का फिजिक्स ऑनर्स किया लेकिन अब आपको अच्छा नहीं लग रहा, अब आप बीबीए करना चाहते हैं, तो इस क्रेडिट का इस्तेमाल आप कर सकेंगे इस कोर्स में भी, जो भी मैकेनिज्म डिसाइड किया जाएगा। मतलब कुल मिला के आपने जो कुछ भी पढ़ाई करी है वो बर्बाद नहीं होगी, और वो जो क्रेडिट देने का मैकेनिज्म होगा या उसे स्टोर करने का जो पूरा सिस्टम होगा वो इस एकेडमिक क्रेडिट बैंक के पास होगा। अब इसी प्रकार का जो मैकेनिज्म है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग चल रही है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रेडी, जिसका मतलब है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना, इसे भी लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य ये होगा, इसमें एक्चुअली में 6 महीने की इंटर्नशिप होगी। जब भी कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा तो उसके 4th ईयर में इस चीज़ को, चूंकि एग्रीकल्चर में हमने बात की कि 4 साल का ये पूरा कोर्स है जिसे अभी प्रोफेशनल डिग्री डिक्लेयर कर दिया गया है, तो 4थे साल में ये इंटर्नशिप वो कर सकते हैं। उद्देश्य ये होगा कि उन्हें रूरल अवेयरनेस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपर्टीज वगैरह बताई जाए, ताकि वो एग्रीकल्चर को एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे ट्रीट करें और उसका फायदा उठा सके। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को अभी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता दे दी है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो एक बॉडी है, विंग है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी, मान्यता देने वाली ये बॉडी है। उन्होंने अभी एनपीसी को मान्यता दे दी है। एनपीसी के बारे में बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है, उसके तहत ये काम करते हैं। ट्राईपार्टाइट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ट्राईपार्टाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स जो लोगों को जॉब देते हैं, और वर्कर ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी लोग इसका पार्ट होते हैं और इस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशंस किए जाते हैं, गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस किया जा सके। एनपीसी नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में प्रोडक्टिविटी कल्चर को बेहतर करने का प्रयास करता है। 1958 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। अगर स्टेटस की बात करें तो ऑटोनॉमस है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और सोसाइटी की तरह रजिस्टर किया गया है, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है उसके तहत। एनपीसी जो एक टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी पार्ट है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। कई सारी सरकारें इसका हिस्सा होती हैं। फंक्शंस वही हैं कि सोल्यूशन निकालें कि कैसे प्रोडक्टिविटी को बेहतर किया जाए, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाए, प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाए वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, और बेटर क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। ये डेटाबेस भी तैयार करते हैं कि डिसीजन मेकिंग को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो हमारा अगला आर्टिकल है वो निगेटिव यील्ड बॉन्ड के बारे में है। निगेटिव यील्ड बॉन्ड, इस पर चलने से पहले देखिए न्यूज़ तो ये है कि चाइना ने अभी हाल ही में निगेटिव यील्ड बॉन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम जारी किए और इसे बहुत ही तेजी से जो यूरोप के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने खरीद लिया। इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी इस निगेटिव यील्ड बॉन्ड की। अब निगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या होता है, इसे समझने से पहले बॉन्ड क्या होता है ये जान लेते हैं। बॉन्ड एक प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब गवर्नमेंट इसे जारी करके, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज, पीएसयूज, वो इसे जारी करके इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो बॉन्ड एक प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया। बॉन्ड यील्ड क्या होती है? यील्ड का मतलब होता है पाना या फिर मिलना। अगर किसी इंडिविजुअल ने बॉन्ड खरीदा और सरकार को पैसे दे दिए, सपोज करिए कि ये पर्सन ए है, ये गवर्नमेंट को 100 रुपए देते हैं और 100 रुपए के बदले में उन्हें एक बॉन्ड मिलता है, तो बॉन्ड पर ये सरकार जो है वो उन्हें 10% का ब्याज देगी, इंटरेस्ट रेट। तो 10% में जो इन्हें 10 रुपए मिल रहा है ये बॉन्ड यील्ड है।
बॉन्ड के बदले में जो आपको मिला वो बॉन्ड यील्ड हो गई। अब बॉन्ड यील्ड जो है वो घटती और बढ़ती रहती है तब भी, जबकि बॉन्ड का जो फेस वैल्यू है वो एक रहे और जो ब्याज मिल रहा है वो भी सेम रहे, तब भी बॉन्ड यील्ड घटती बढ़ती रहती है। ये अक्सर न्यूज में रहता है। तो अब इसके घटने और बढ़ने का क्या सीन है? देखिए, होता यह है कि कई बार जो बॉन्ड की फेस वैल्यू होती है, इंटाइटल्ड वैल्यू होती है, बॉन्ड उससे कम या ज्यादा दाम पर बिकता है। सपोज करिए कि 100 रुपए का बॉन्ड है और इस पर 10% का ब्याज मिलने वाला है। इसका मेच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। मतलब अगर आपने 100 रुपए के इस बॉन्ड को खरीदा तो 5 साल में आपको 50 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये जो बॉन्ड है वो फेस वैल्यू से 10 रुपए ज्यादा में बिक रहा है, यानी कि ये 100 रुपए का बॉन्ड आपको 110 रुपए में मिला, तो 5 साल में तो आपको केवल 40 रुपए ही मिले। यानी कि अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया उसकी फेस वैल्यू से, तो जो यील्ड है वो घट जाएगी। अगर ये बॉन्ड आपको 90 रुपए में मिल जाए तो बॉन्ड का प्राइस गिरने की कंडीशन में यील्ड बढ़ जाएगी, जबकि फेस वैल्यू अभी भी 100 ही है और जो ब्याज मिल रहा है वो 10 रुपए ही है। अब मुद्दा आता है कि निगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या होते हैं। निगेटिव यील्ड बॉन्ड में ये होता है कि गवर्नमेंट इस चीज को स्पेसिफाई कर देती है कि जब आप इस बॉन्ड को रिटर्न करेंगे तो आप जिस रेट में इस बॉन्ड को खरीद रहे हैं उससे कम दाम आपको मिलेगा। सपोज करिए कि 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये बॉन्ड है, लेकिन इसकी डिमांड ज्यादा है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि इस बॉन्ड को हम 105 रुपए में देंगे और इस पर आपको 10% का ब्याज भी देंगे। आपको 5 साल में 10% का ब्याज तो मिलेगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप इस बॉन्ड को वापस करेंगे तो आपको केवल 100 रुपए मिलेंगे, जबकि खरीदा तो आपने इसे 105 रुपए में था। मतलब जो आपको यील्ड उस बॉन्ड को रिटर्न करने पर मिल रही है, या जो मेच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद आपको बॉन्ड का प्राइस मिल रहा है, वो उस प्राइस से कम मिल रहा है जो आपने उसे खरीदते वक्त पे किया था। तो ये हुआ निगेटिव यील्ड बॉन्ड। मतलब जो मेच्योरिटी के बाद आपको पैसा मिलेगा उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो बोरोवर्स हैं या जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो निगेटिव यील्ड बॉन्ड को खरीदते हैं। तो आखिर कोई नुकसान सह के ऐसे बॉन्ड्स को खरीदता क्यों है? इसके लिए कई रीजंस होते हैं। एक तो इन बॉन्ड्स के बदले में वो लोन ले सकते हैं, तो एक प्रकार का ये एसेट होता है, इसलिए भी लोग ऐसे बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। दूसरा, कई बार करेंसी गेन की वजह से भी इसे खरीदा जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि भले ही हमें फेस वैल्यू से कम पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर करेंसी उस कंट्री की एप्रिसिएट हो जाती है, एक्सचेंज रेट कैलकुलेशन ऐसा बन जाता है, तो उन्हें फायदा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर उस इंडिविजुअल पर्सन ए को, सपोज करिए उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया, उन्हें 120 रुपए मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे या इंटरेस्ट के तौर पे, और जो 60 रुपए है उसके बदले में $1 मिलता है, तो उन्हें 120 रुपए में मिल जाएंगे $2। लेकिन इंडिया की जो करेंसी है वो एप्रिसिएट कर जाए, यानी कि $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज हो जाए, तो इसे 120 रुपए में उन्हें $3 मिल जाएंगे। तो इस उम्मीद में भी कई बार लोग निगेटिव यील्ड बॉन्ड खरीद लेते हैं कि फॉरेक्स में चेंज होगा और उन्हें फायदा हो जाएगा। डिफ्लेशन रिस्क, उनकी कंट्री में मान लीजिए डिफ्लेशन चल रहा है और इन्वेस्टमेंट खतरे में है, तो वो किसी ऐसी कंट्री का निगेटिव यील्ड बॉन्ड भी ले लेते हैं जहां पर उन्हें अपना पैसा सिक्योर लगे। सेफ हेवन एसेट माना जाता है। मतलब जो निगेटिव बॉन्ड यील्ड्स भी होती हैं उसमें भी जो लॉस होता है वो कम होता है, क्योंकि जब आप बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर आपके पैसे के डूबने का खतरा बहुत कम रहता है। तो ये रीजंस हैं कि लोग निगेटिव यील्ड बॉन्ड भी खरीद लिया करते हैं। अगला आर्टिकल एक पायलट स्कीम के बारे में है जिसमें राइस के फोर्टिफिकेशन के लिए काम किया जाएगा। पायलट स्कीम मतलब लोकल लेवल पे कम एरिया में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये देखने के लिए कि ये स्कीम एक्चुअली में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स ने अभी ये बोला कि 15 राज्यों में इसे पायलट बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ये जो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस होगा, जो इसके बाद हमें राइस मिलेगा, उसे हम पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये देखिए 15 के 15 राज्यों में अगर इंप्लीमेंट हो गया तो काहे का पायलट प्रोजेक्ट रह गया। एक्चुअली में 15 राज्यों में एक एक जिला, एक एक डिस्ट्रिक्ट चुना जाएगा जहां पर इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें स्टेट्स को भी कंट्रीब्यूट करना होगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरा पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब देखिए फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस में होता क्या है। राइस जो है, जो चावल है, उसे सबसे ज्यादा खाया जाता है, मतलब एक बहुत ही ज्यादा खाया जाने वाला क्रॉप है ये फूड ग्रेन्स के तौर पे, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती। इसकी वजह से कई बार कई सारे लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। इसे हिडन हंगर कहा जाता है, मतलब आपका पेट तो भर जा रहा है लेकिन जो न्यूट्रिशन की जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। कई सारे लोग माल न्यूट्रिशन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, स्पेसिफिकली बच्चे। और जब माल न्यूट्रिशन की वजह से या हिडन हंगर की वजह से किसी बच्चे की जान चली जाती है तो उसे हिडन डेथ कहा जाता है।
जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। कई तरीके की और भी समस्याएं होती हैं अगर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आए, जैसे कि एनीमिया या माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो जाती है। तो पीडीएस में हम इस फोर्टिफिकेशन वाले राइस को डिस्ट्रीब्यूट करके इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। इस स्कीम का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का होगा। 2019-20 से इस स्कीम को लॉन्च कर दिया जाएगा। 15 स्टेट गवर्नमेंट ने एक एक डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है। इनफैक्ट 5 स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन्होंने तो ऑलरेडी फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया है। अब बात यह है कि फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है, या राइस के फोर्टिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये करते कैसे हैं। सबसे पहले तो फोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी फूड ग्रेन में न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि आयरन, विटामिन बी, विटामिन ए, इन सभी चीज़ों को उसमें इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया जाता है। अब इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ फोर्टिफिकेशन चैम्बर्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो चावल की अगर हम बात करते हैं तो चावल को बिल्कुल आटे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसे पीस दिया जाएगा। आटे में उसको पीस देने के बाद फिर उसमें जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस हैं उनको मिला दिया जाएगा और वापस से उसे सॉलिड फॉर्म में चावल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से हम चावल को लंबा, मोटा, छोटा कर सकते हैं, कलरफुल भी बना सकते हैं। उसके बाद जो वो चावल जाएगा उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी अच्छी हो जाएगी और वो माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है उसे एड्रेस कर पाएगा। कीमत में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता, 5 से 7%, 10% की कीमत बढ़ती है ये पूरी प्रोसेसिंग करने में, लेकिन फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर सरकार पीडीएस में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो जो गरीब लोग हैं उन्हें ये चावल ईजिली मिल जाएगा। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में है, पीएलआई के बारे में। देखिए, इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से, जिससे इंडिया का जो कैपिटल है वो भी देश के बाहर जाता है, मतलब हमारा जो फॉरेक्स है वो बाहर जाता है। लेकिन इंडिया अभी काफ़ी फोकस्ड है मेक इन इंडिया को लेकर कि प्रोडक्शन इंडिया में हो। वो बाहर की एंटिटीज़ आके इंडिया में प्रोडक्शन करें और इंडिया की जो एंटिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो खुद भी इंडिया में प्रोडक्शन करें। इसी उद्देश्य से एक स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मतलब आप इंडिया में आके प्रोडक्शन करिए, बाहर के लोग या इंडिया की कंपनीज यहाँ पे एडिशनल प्रोडक्शन करें, उसके लिए सरकार उन्हें इंसेंटिव देगी। जो भी आपकी कैपिटल कॉस्ट आएगी, जो खर्चा आएगा, उसका 4 से 6% सरकार आपको इंसेंटिव के तौर पे दे देगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। जब वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा तो वो बाहर के किसी प्रोडक्ट से compete कर पाएगा और वो जो कंपनी है उसके लिए इस प्रोडक्ट को इंडिया में बनाना आसान होगा। यूनियन कैबिनेट ने अभी मीटिंग करी जिसके चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को 10 और की सेक्टर में इंप्लीमेंट करने को अप्रूवल दे दिया है। कुछ सेक्टर में इसे पहले ही अप्रूव किया गया था, लेकिन अब इसको एक्सपेंड किया जा रहा है अलग अलग सेक्टर में। अब ज़्यादा सेक्टर में अगर लोगों को प्रोडक्शन करने पर सरकार पैसे देगी तो उनको फायदा होगा। तो इससे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो इंकरेज होगी, चाहे वो बाहर के लोग करें। अगर बाहर के लोग आके करेंगे तो इंडिया में फॉरेक्स आएगा, फिर वो यहाँ पे आके प्रोडक्शन करेंगे तो इससे यहाँ के लोगों की जॉब बढ़ेगी, तो कई सारे फायदे होंगे। इंडिया की कंपनीज अगर प्रोडक्शन करेंगी तो भी फायदा होगा, इंडिया की कंपनीज ग्रो करेंगी और यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसी उद्देश्य से अभी ये जो इंसेंटिव स्कीम है जिसमें 4 से 6% प्रोडक्शन पर इंसेंटिव देने की बात की जा रही है, उसे 10 और सेक्टर्स में एक्सटेंड करने की बात कर दी गई है। इस स्कीम को जिन भी सेक्टर्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा वो सेक्टर जिस मिनिस्ट्री के तहत आता है, डिपार्टमेंट के तहत आता है, वो ही से इंप्लीमेंट करेंगे। मैं 10 के नाम आपको बता देता हूं। यूपीएससी आजकल डेप्थ में जाने लगी है, तो हो सकता है वो आपसे ये भी पूछ लें विच ऑफ द फॉलोइंग ये जो सेक्टर है या फिर वो कवर नहीं हुआ है इस स्कीम में, ऐसा पूछ भी सकते हैं। तो देखिए 10 हैं। एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी जो कि नीति आयोग डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में आता है, इसे इंक्लूड कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन आईटी में आता है ये। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट हैवी इंडस्ट्रीज में आता है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री में आता है, डिपार्टमेंट में आता है। टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में आता है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में आएगा। फूड प्रोडक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आएगा। 7 हो गए। 8वां है हाई इफिशियंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में। वाइट गुड्स जैसे कि एसी, एलईडी, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में आता है। स्पेशलिटी स्टील, अच्छी क्वालिटी के स्टील्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में। इन 10 सेक्टर्स को देखिए, 7 उधर थे और ये 3 मिला के 10 हो गए। इन 10 सेक्टर को अब इंक्लूड कर लिया गया है। एक बार आप इसे जरूर से देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो रिवाइज करने का प्रयास करिएगा ताकि ये याद रह जाए। ये जो सेक्टर्स हैं इनके अलावा कुछ सेक्टर पहले से ही पीएलआई स्कीम का पार्ट थे, जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ये मैटी के तहत आता है।
क्रिटिकल ड्रग इंटरमीडिएरीज या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई किसी भी मेडिसिन का वो पार्ट होता है जो उस बीमारी को क्योर करता है जिसके लिए वो मेडिसिन बनाई गई है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के तहत आता है। तो आपने ये लिस्ट आउट कर लिया कि कौन से 10 इसमें ऐड किए गए हैं, इसका फायदा क्या है वो भी आपने समझ लिया है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में है। हाल ही में इंडिया का जो पीएमआई है वो 56.8 से बढ़कर 58.9 चला गया अक्टूबर 2020 में। इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है? देखिए, हर इंडस्ट्री में, चाहे वो सर्विस सेक्टर की हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो, वो जो कंपनी होती है, इंडस्ट्री होती है, वो कुछ रॉ मटेरियल या रॉ सर्विसेज परचेज करती है। क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में कई सारे मैनेजर्स होते हैं जो अलग अलग सेक्टर को मैनेज कर रहे होते हैं, तो कई सारी कंपनीज में या मोस्ट ऑफ द कंपनीज में इन सर्विसेज को या रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए एक मैनेजर वो लोग रखते हैं, हायर करके रखते हैं, जो ये सारा कामकाज देखता है। मतलब उसे पता होता है कि जो परचेजिंग की जा रही है वो बढ़ गई है कि घट गई है। तो एक प्रकार का ये परसेप्शन इंडेक्स है। परसेप्शन इंडेक्स का मतलब ये है कि हम अंदाजा लगाते हैं कि ये जो मार्केट है उसमें परचेजिंग बढ़ रही है या फिर घट रही है। और इसके लिए जो सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मैनेजर्स होते हैं उनको सर्वे में इंक्लूड किया जाता है, उनसे पूछ लिया जाता है, आप बताइए, आप तो ये सब देख रहे हैं, क्या चल रहा है, परचेजिंग बढ़ी है अथवा घटी है। तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक प्रकार का इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी के लिए, मतलब बिजनेस बढ़ रहा है या घट रहा है। इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लिए अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, बाद में इसे मर्ज कर दिया जाता है। पीएमआई में एक्चुअली में मार्केट की कंडीशन को जो परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं, जो खरीदते हैं सर्विसेज को, उनको ध्यान में रखकर या उनको सर्वे में इंक्लूड करके इवेल्युएट करने का प्रयास किया जाता है कि जो परचेजिंग है वो एक्सपेंड कर रही है, न्यूट्रल हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। एक्सपेंड करने का मतलब परचेजिंग बढ़ी है, न्यूट्रल मतलब जैसे थी वैसे है, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब सिकुड़ रही है या कम हो रही है। इसका डेटा 0 to 100 में इवेल्युएट किया जाता है। 50% मतलब न्यूट्रल, 50% से कम यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ज्यादा यानी कि बढ़ रहा है। अभी यहाँ पर हमने देखा कि बढ़ा है, मतलब कि जो परचेजिंग है वो बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू दिस मैनेजर्स इंडेक्स। पीएमआई जो है वो यूजुअली हर महीने की शुरुआत में रिलीज किया जाता है, यूजुअली रिलीज एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ। IHS मार्केट ये एक ब्रिटिश इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है जो 40 इकोनॉमीज में दुनिया भर में ये सर्वे करते हैं। इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स और सॉल्यूशन के फील्ड में इनका काम चलता है, वो इसे इवैल्यूएट करते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो रेगुलेशन ऑफ अदर सर्विस प्रोवाइडर के बारे में है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने नए रूल्स जारी करते हुए ये बोला कि जो अदर सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो बीपीओ के फॉर्म में सर्विसेज दिया करते हैं, उन्हें अब जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था पहले, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया है। या फिर कोई भी ऐसा जो आईटी का इस्तेमाल करके सर्विसेज दे रहा है। देखिए, होता यह है कि एक सपोज करिए मेडिसिन की कंपनी है, ठीक है, वो अपनी मेडिसिन बेचना चाहती है, उसके लिए वो एक थर्ड पार्टी को हायर कर लेती है। उनके पास एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मैकेनिज्म है जहां पर उनके पास कुछ इंडिविजुअल्स बैठे हुए हैं, वो उनकी मेडिसिन के बारे में जानकारी देने के लिए लोगों को कॉल कर सकते हैं किसी डेटाबेस के बेसिस पे, या कोई इंडिविजुअल अगर इस कंपनी से मेडिसिन लेना चाहता है तो वो यहाँ पे कॉल करके मेडिसिन मंगा सकता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो सर्विस से प्रोवाइड करवा रहे हैं, इन्हें अदर सर्विस प्रोवाइडर कहा जाएगा। जो अदर सर्विस प्रोवाइडर हैं, पहले थर्ड पार्टी के तौर पे जो वो सर्विसेज दे रहे होते हैं उसके लिए उन्हें रजिस्टर करना पड़ता है। क्योंकि इंडिया में देखिए जॉब क्रंच है, अगर हम ज़्यादा रेगुलेशंस लगाएंगे तो इस प्रकार की आउटसोर्सिंग जो है वो डिसइंसेंटिवाइज होगी। सरकार चाहती है रेगुलेशंस कम करें ताकि थर्ड पार्टी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ज़्यादा इवॉल्व हों, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले। इसीलिए अभी ओएसपी के लिए जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है उसे खत्म कर दिया गया है। अब ऐसे बीपीओज जो केवल डेटा वर्क में इन्वॉल्व हैं, कई बार आप अपनी इंफॉर्मेशन उन्हें कन्वे करते हैं, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट या एक्टिविटी से, सर्विसेज से रिलेटेड, वो उसे रिजॉल्व कर देते हैं। वहां पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व नहीं होता, केवल वो डेटा रिलेटेड फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे जो बॉडीज हैं उनको तो ओएसपी की कैटेगरी से ही बाहर कर दिया गया है, मतलब वो तो अदर सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं है, मतलब उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहेंगे, वो बहुत ही ईज के साथ अपना काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जिन ओएसपी एम्प्लॉइज को रिकॉग्नाइज किया करती थी, अब उन्हें एक्सटेंड या रिमोट एजेंट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, मतलब अब वो ओएसपी के फॉर्म में फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अब उनके ऊपर लागू नहीं होंगी। अब उन्हें ये जो एडिशनल कंप्लायंस बर्डन बियर करना पड़ता था रूल्स एंड रेगुलेशंस का, रजिस्ट्रेशन का, वो उसके एम्बिट से बाहर हो जाएंगे। उन्हें अपनी लाइसेंस के
रिन्यूअल की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कि समय समय पे उन्हें रिन्यू करवाना पड़ता था अपना काम आगे बढ़ाने के लिए। बाकी डेटा बेस्ड जो एसपी सर्विस ओएसपी सर्विस दे रहे थे अदर सर्विस प्रोवाइडर के फॉर्म में या थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के फॉर्म में, उन्हें तो पूरी तरीके से बीपीओ के एम्बिट के बाहर कर दिया गया है। अब वो बिल्कुल स्मूथली अपना काम कर सकते हैं बिना किसी परेशानी या जद्दोजहद के। हमारा अगला आर्टिकल है वो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बारे में है। आरबीआई ने अभी हाल ही में इनोवेशन हब, जिसके चेयरमैन क्रिस गोपाल कृष्णन बने, उसे अनाउंस किया। ये जो इनोवेशन हब होगा ये प्रमोट करेगा, सपोर्ट करेगा क्रॉस थिंकिंग को, जहां पर कुछ इनोवेटिव आइडियाज को इमर्ज करने का प्रयास किया जाएगा। अब ये इनोवेटिव आइडियाज हमें चाहिए क्यों? हमें इनोवेटिव आइडियाज चाहिए जहां पर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा हो फाइनेंशियल सेक्टर में। अब फाइनेंशियल सेक्टर में अगर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा? देखिए, इसका इस्तेमाल हो सकता है नई नई फाइनेंशियल सर्विसेज को डेवलप करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो ये जो रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब होगा ये एक इंक्यूबेशन सेंटर की तरह काम करेगा। इंक्यूबेशन सेंटर कोई भी ऐसा सेंटर होता है जो सपोर्ट करे, आपको कोई मदद करता है, सपोर्ट करता है, तो वो आपका इंक्यूबेटर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे नए नए आइडियाज को, कैपेबिलिटीज को सपोर्ट किया जाएगा ताकि इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जा सके। ये देखिए 4 ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम करेंगे। बैंकिंग सर्विसेज को एफिशिएंट बनाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब जो सर्विसेज हम अवेल करते हैं, हमारी सर्विसेज अक्सर खतरे में रहती हैं, उसे प्रोटेक्ट करना, और इमरजेंसी के समय में बिजनेसेस कैसे कंटिन्यू रहें उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना। फीचर ये रहेगा कि यहाँ पर ये जो इनोवेशन हब है ये फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के साथ, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के साथ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और कुछ फाइनेंशियल इनोवेशंस के प्रोटोटाइप्स डेवलप किए जाएंगे। प्रोटोटाइप एक स्मॉल स्केल का कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है जिसको बड़ा बनाने के लिए फंडिंग चाहिए होगी, तो एक थोड़ा उसका मॉडल तैयार कर लेते हैं, बाद में फिर उसे मैसिव स्केल पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो इनोवेशन हब होगा उसका अपना इंटरनल इंफ्रा भी होगा, जहां पर वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जो रिसर्चेस हैं, जिसे आप फिनटेक रिसर्च कहते हैं, उसके लिए काम करेंगे, इंगेजमेंट वगैरह इंश्योर करेंगे इनोवेटर्स के साथ भी, स्टार्टअप्स के साथ भी। बात करेंगे गोपाल कृष्णन कमेटी के बारे में, जो भी पहले बनी थी कुछ समय पहले, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसे बनाया था सितंबर 2019 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि जो नॉन पर्सनल डेटा है लोगों का, उसकी गवर्नेंस का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। इनकी रिपोर्ट जुलाई 2020 में आ गई थी, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) इन इंफ्रास्ट्रक्चर (VGF) के बारे में है। VGF का यहाँ पे फुल फॉर्म है वायबिलिटी गैप फंडिंग। कॉन्टेक्स्ट यही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी जो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है इसे 2024-25 तक एक्सटेंड कर दिया है। अब इसके आगे हम कुछ भी समझें उसके पहले ये जरूरी है कि हम वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है ये समझ लें। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें प्राइवेट एंटिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो अपना इन्वेस्टमेंट एक सर्टेन टाइम पीरियड में रिकवर कर लेती हैं। लेकिन कई बार ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो जरूरी तो बहुत हैं, लेकिन इसमें एक बार जब पैसा लग जाएगा तो या तो रिकवरी पूरी नहीं होगी या रिकवरी होने में बहुत समय लग जाएगा। एक प्राइवेट एंटिटी किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है और उस प्रोजेक्ट से पैसा रिकवर होने में 50 साल लग जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि कोई प्राइवेट एंटिटी ऐसे किसी इंफ्रा प्रोजेक्ट में अपना पैसा फंसाएगी? या फिर इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं लेकिन जो पैसा रिकवर होगा वो केवल 50 करोड़ होगा, तो क्या कोई प्राइवेट एंटिटी इसमें हाथ लगाएगी? बिल्कुल नहीं लगाएगी। इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सरकार ने वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को लॉन्च किया था। अब इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें होता यह है कि सरकार ये बोलती है प्राइवेट एंटिटीज को कि आप आइए पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसे लॉन्च करिए, इसमें हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे, कुछ पैसे हम अपनी तरफ से लगा देंगे। मतलब 30% सपोज करिए अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि हम VGF के तहत भर देंगे, जो गैप आ रहा है उसको हम फिल कर देंगे, नुकसान नहीं होगा, आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। ये है मतलब वायबिलिटी गैप फंडिंग का। आई होप आप समझ गए हैं। देखिए, जो कई सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए जाते हैं। सपोज करिए कि एक ब्रिज बनाना है, लेकिन ये ब्रिज बहुत जरूरी है वहां के लोगों के लिए, लेकिन इस ब्रिज से इतना पैसा कलेक्ट नहीं हो पाएगा कि वो कंपनी अपना खर्चा फुलफिल कर सके, तो यहाँ पे सरकार इंटरवीन करेगी और कुछ पैसे वायबिलिटी गैप फंडिंग की तरफ से अपनी ओर से दे देगी। अब इस स्कीम के 2 कंपोनेंट हैं, एक है सब स्कीम 1, एक है 2। सब स्कीम 1 में सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लगाना है, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर के भी कुछ पार्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बैंकेबिलिटी का इशू फेस करते हैं। बैंकेबिलिटी का मतलब यह है फायदा नहीं मिलेगा, कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है।
अब इसने देखिए फेज 1 में ऐसे ही प्रोजेक्ट लिए जाते हैं जिस कैटेगरी में कम से कम जो 100% ऑपरेशनल कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी। मतलब एक ब्रिज है, इस ब्रिज को ऑपरेट करने का, मेंटेन करने का जो खर्चा आएगा वो ये ब्रिज खुद ही निकाल लेगा। ऐसे प्रोजेक्ट फेज 1 में आते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट जो ऑपरेशनल कॉस्ट अपनी खुद रिकवर कर सकते हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 30% फंडिंग अपनी ओर से कर देती है वीजीएफ के फॉर्म में। इसे कहा जाता है टीपीसी, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगर 100 रुपए का है तो 30 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ओर से वीजीएफ के फॉर्म में दे देगा। 30% सेंट्रल गवर्नमेंट या स्पॉन्सरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वगैरह दे देती हैं। बाकी जो भी पैसा लगेगा वो प्राइवेट एंटिटी लगाएगी, यानी कि 40% प्राइवेट एंटिटी अपना पैसा लगाएगी और उस इन्वेस्टमेंट को वो रिकवर करेंगे। चूंकि 60% उनको मिल गया है तो ये रिकवरी बहुत मुश्किल नहीं होगी। और जो प्रोजेक्ट है ये कैपिटल कॉस्ट उनको निकालनी है, जो पैसा लगा है ब्रिज को बनाने में। बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट तो ब्रिज अपना खुद ही रिकवर कर लेगा। लेकिन कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो खुद को रन करने का खर्चा नहीं निकाल पाते, तो दूसरा वो स्कीम 2 में आएगा, सब स्कीम 2 में। इसमें देखिए सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन। हॉस्पिटल खोल दिया, 1 रुपए की पर्ची कटवा के डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं, 50 रुपए में इलाज कर रहे हैं। अब खर्चा कैसे, ऑपरेशनल कॉस्ट उस हेल्थ सेक्टर एजुकेशन सेक्टर की कैसे रिकवर होगी? तो ऐसे प्रोजेक्ट, जिन प्रोजेक्ट्स को रन करने की पूरी कॉस्ट नहीं निकलती, केवल 50% ऑपरेशनल कॉस्ट ही रिकवर हो सकती है, ऐसे में गवर्नमेंट सेकेंड फेज में इन्वेस्टमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर 80% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में खर्चा आएगा, वो ये लोग बियर कर लेंगे। यानी कि प्राइवेट एंटिटी को केवल 20% पैसा लगाना पड़ेगा। और जो ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू के 5 सालों तक यहाँ पर 50% ऑफ ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट 5 सालों तक सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। ठीक है, 40% जिस 80% की हम बात कर रहे हैं कि 80% गवर्नमेंट दे देंगी, 40% टीपीसी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% ऑपरेशनल कॉस्ट भी देगी। बाकी का 40% टीपीसी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आया है और 25% ऑपरेशनल कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस तरीके से पूरा मॉडल डेवलप किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोर बात यह है, प्रोजेक्ट ऐसा है, खर्चा पूरा नहीं निकल पाएगा, प्राइवेट एंटिटी पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, इसीलिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से राज्य सरकारें और केंद्र सरकार उसमें पैसा देंगे। हमारा अगला आर्टिकल एसडीजी इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में जो एक एंटिटी है द इन्वेस्ट इंडिया, उसके साथ मिलकर एक इन्वेस्टर मैप तैयार कर रहे हैं। एसडीजी को कैसे फुलफिल किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने के लिए इंडिया काफी प्रयास कर रहा है, बट फॉर दैट वी नीड फंड। इन्वेस्टर्स फंड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता तो चले फंड करना कहाँ है। उन्हें फंड करना कहाँ है ये बताने के लिए एक मैपिंग की जाएगी। उन्हें सेक्टर्स बताए जाएंगे कि आप यहाँ फंड करिए, इससे आपको इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स होंगे और इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो भी पूरा होगा। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका कैपिटल अपॉर्चुनिटी एरियाज में जाए, जिससे उन्हें भी फायदा हो और इंडिया का जो एसडीजी गोल है वो भी पूरा हो जाए। इसी उद्देश्य से ये पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, मैपिंग की जाएगी। इंप्लीमेंटेशन ये होगा कि 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरियाज क्रिएट किए जाएंगे, जहां पर अगर इन्वेस्टमेंट हो तो गवर्नमेंट का एसडीजी गोल फुलफिल हो। इसके लिए उन्हें इंसेंटिवाइज भी किया जा सकता है कि आप इन एरियाज में इन्वेस्ट करिए, हम आपको ये इंसेंटिव देंगे। जो 6 वैसे हैं तो ये 17, लेकिन हम टारगेट 6 को कर रहे हैं, वहां पर हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे। जो एसडीजी फाइनेंसिंग गैप है उसे फुलफिल करेंगे। इन गोल्स को फुलफिल करने के लिए फाइनेंस की अक्सर कमी रहती है। जो 6 टारगेट एरियाज हैं वो हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अल्टरनेटिव्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन सब एरियाज में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्ट इंडिया ये 2009 में सेटअप किया गया था, नॉन प्रॉफिट वेंचर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत काम करता है, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है उसके तहत। ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट करना है, फैसिलिटेट करना है, उसके लिए फर्स्ट पॉइंट रेफरेंस होता है। यहाँ से वो जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर कर सकते हैं। जो एसडीजी है उसे 2012 में रियो डी जेनेरियो में डिसाइड किया गया था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दौरान। 17 गोल्स हैं, 169 स्पेसिफिक टारगेट हैं जो हमें 2030 तक पूरे करने हैं। लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन सारे देश अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं कि इसे पूरा कर सकें। अगला आर्टिकल एक कमेटी के बारे में है जिसका नाम है शशि एस वेम्पति कमेटी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस कमेटी को कंस्टिट्यूट किया है। 4 मेंबर्स होंगे इसमें। इनका काम है कि टीआरपी के लिए जो गाइडलाइंस अभी तक हैं उसे रिव्यू करें। टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग सिस्टम या रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी का मतलब होता है, ये ऐसा शब्द है जिसे आपने अक्सर मीडिया हाउसेस में, न्यूज़ चैनल्स पे या फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा, सुना होगा। ये जो अभी देखिए कुछ समय पहले टीआरपी को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। कुछ मीडिया हाउसेस के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने टीआरपी रेटिंग को मैनिपुलेट किया।
अब टीआरपी रेटिंग को मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है, ये आरोप क्या थे, उस पर हम थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। पहले जो इंपॉर्टेंट कमेटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कमेटी है इसे शशि एस वेम्पति, जो कि प्रसार भारती के सीईओ हैं, उनके द्वारा चेयर किया जा रहा है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जब भी कोई कमेटी बनाई जाती है तो उनको काम करने के लिए कुछ पॉइंटर्स बताए जाते हैं कि इस दिशा में आपको काम करना है। जो पॉइंटर्स उनको बताए जाते हैं कि आपको यहाँ इस बारे में पता करना है या इन्वेस्टिगेशन करना है, जानकारी इकट्ठा करनी है, उसे उस कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो अगर ये कमेटी है तो इसका भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा। इनके रेफरेंस में ये कहा गया है कि जो पास्ट के रिकमेंडेशंस हैं टीआरपी के ऊपर, टेलीविजन रेटिंग सिस्टम के ऊपर या टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के ऊपर, आप उसे एनालाइज करिए। जब हम बात टेलीविजन रेटिंग पॉइंट की करते हैं तो ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है जिसके बेसिस पे इवैल्यूएशन करते हैं कि कौन सा मीडिया हाउस बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खराब। और इसके इवैल्यूएशन का जो पूरा मैकेनिज्म है उसे टेलीविजन रेटिंग सिस्टम कहा जाता है। देखिए, टर्म्स एंड रेफरेंस में ये भी बात है कि रीसेंट रिकमेंडेशन जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के है वो उसे भी इवैल्यूएट करें, स्टेप्स बताएं कि कंपटीशन को कैसे हम इनहेंस कर सकते हैं। ये सारी बातें इनको इवैल्यूएट करने को कही गई हैं। अब बात करते हैं टीआरपी क्या होता है। देखिए, टीआरपी पॉइंट है, ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है जो ये बताती है कि किस चैनल को सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा समय तक देखा जा रहा है या कम समय तक देखा जा रहा है, किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी या बैकग्राउंड के लोग इसे देख रहे हैं। तो इसमें 2 पैरामीटर्स देखे जाते हैं, मतलब ज़्यादा नंबर और ड्यूरेशन। कितने ज़्यादा लोग कितने ज़्यादा समय तक उस चैनल को देख रहे हैं, ये टीआरपी का पैरामीटर होता है। जब टीआरपी का इवैल्यूएशन किया जाता है तो वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल को इसमें इंक्लूड करते हैं। ये जो कैटेगरीज होती हैं ये अर्बन जो रीजन है वहाँ से लेकर रूरल रीजन तक, जेंडर से लेकर एज तक और स्टेट्स यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी कवर किया जाता है। तो इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पर इसका इवैल्यूएशन होता है। तरीका क्या है? टीआरपी को कैलकुलेट करने के लिए बार्क, जिसका मतलब है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये एक इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने एक मीटर बना रखा है जिसे बारोमीटर कहा जाता है। ये मीटर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं तो उसके लिए सेट टॉप बॉक्स या किसी सिमिलर इंस्टॉलेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस बारोमीटर को बहुत ही सीक्रेसी के साथ उसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है। चूंकि इवैल्यूएशन करने के लिए हम कुछ सर्टेन पार्टिसिपेंट्स लेते हैं, चूंकि भारत के हर टेलीविजन में तो ये बारोमीटर नहीं लगाया जा सकता, इसलिए कुछ अप्रॉक्स 45,000 हाउस होल्ड्स के जो भी इंस्टॉलेशंस हैं जिसके जरिए वो वेरियस चैनल्स देखते हैं, उसमें इस बारोमीटर को इंस्टॉल कर दिया जाता है, जो उनकी जानकारी में भी नहीं होता। बारोमीटर को बहुत ही स्मार्टली लगाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अर्बन, रूरल, जेंडर, एज, स्टेट्स, रीजन, इन सभी को ध्यान में रखकर इसे डाइवर्सिफिकेशन के साथ इंस्टॉल किया जाता है। 12 कैटेगरीज एक्चुअली में होती हैं जहाँ इसे इंस्टॉल किया जाता है, और उसके बाद हम इसी बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि किस चैनल को कितने ज़्यादा समय तक या कम समय तक देखा जा रहा है। ये जो रेटिंग होती है या जो पॉइंट्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि किस मीडिया हाउस को कितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट मिलेगा। ये उनके फायदे और नुकसान से जुड़ा होता है। कंट्रोवर्सी ये थी कि कुछ मीडिया हाउसेस ने ये पता कर लिया कि किन किन घरों में ये बारोमीटर लगे हैं, फिर उनको कुछ पैसे देकर वहां पर अपने चैनल को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए कहा। यही कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई थी। बात करते हैं बार्क के बारे में। ये एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एडवर्टाइजर्स, एजेंसी और ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हैं, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा। बात कर रहे हैं टेक्निकल रिसेशन के बारे में, जो कि कहा जा रहा है कि भारत में आ रहा है। आरबीआई ने ऐसा कहा है फर्स्ट हाफ 2020 और 21 में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इंडिया के टेक्निकल रिसेशन आ रहा है। देखिए, रिसेशन क्या होता है? जब लगातार 2 क्वार्टर में आपका जो अर्थव्यवस्था है वो डिक्लाइन करती है, तो उसे आप कहते हैं रिसेशन। तो बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्शन, बैक टू बैक मतलब जब घटता है जीडीपी तब उसे कहते हैं। घटा मतलब सिकुड़ता है जीडीपी, मतलब प्लस, जैसे +7% था तो ऐसा नहीं कि 6% हो गया तो वो रिसेशन हो गया, मतलब -1% अगर हो गया या नेगेटिव में जब जा रहा है, लगातार 2 बार जब होता है ऐसा 2 क्वार्टर्स में, तो हम कहते हैं कि रिसेशन आ गया। अब कहानी है टेक्निकल रिसेशन क्या होता है। देखिए, रिसेशन नॉर्मली तब आता है जब जीडीपी में कोई ऐसी गड़बड़ हो रही हो कि आपकी जीडीपी बढ़ नहीं रही है, इस वजह से रिसेशन आ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिसेशन किसी वन ऑफ इवेंट की वजह से होता है, कि कुछ ऐसी चीज़ होगी, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी दुनिया भर की रुक गई है। तो ये इस वजह से नहीं कि कोई स्ट्रक्चरल रीजन है या कोई जीडीपी पे प्रभाव हो रहा है, ऐसी पॉलिसी आ गई है, सब कुछ ठीक है, पर एक इवेंट आ गया इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये आमतौर पर शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं ऐसे रिसेशंस, टेक्निकल रिसेशंस, और ये जल्दी
रिकवर कर जाती है इकोनॉमी। तो टेक्निकल रिसेशन जो है जीडीपी का ट्रेंड कैप्चर करके बताता है, लेकिन जो प्रॉपर रिसेशन है वो बताता है कि भाई पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी ही डिक्लाइन कर गया है। अब जैसे अभी हम देखें जो रिसेशन आ रहा है, जो जीडीपी डिक्लाइन हुई है, इसकी वजह हमें पता है कि क्योंकि मार्केट्स बंद थे, प्रोडक्शन ही बंद हो गया था, क्योंकि ऐसा किया गया था पेंडेमिक की वजह से। ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर नहीं है, अभी तक फैक्ट्रीज वही हैं और कारें भी बिकेंगी, बाइक्स भी बिकेंगी, हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा, लेकिन ड्यू टू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कॉन्ट्रैक्शन आया, और इसीलिए हम उसे टेक्निकल रिसेशन कह रहे हैं, जो कि ब्रॉड बेस्ड डिक्लाइन नहीं दिखा रहा है इकोनॉमी में, बल्कि एक शॉर्ट टर्म वन ऑफ इवेंट के कारण ऐसा हो रहा है। दैट इज रिलेटेड टू वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस राउंड टेबल को चेयर किया। वर्चुअल है मतलब ऑनलाइन है, समझ में आ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर मतलब दुनिया भर के जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लोग इस राउंड टेबल पर आए जहां पर बातचीत हुई। कई बार तो लाइन से, नाम से ही क्लियर हो जाता है होगा क्या। एक प्रकार का एक्सक्लूसिव डायलॉग था जिसमें दुनिया भर के लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इंडिया में, दुनिया के अलग देशों में इन्वेस्ट करते हैं, उनको बुलाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स भी इसमें इन्वॉल्व रहे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF, इन दोनों लोगों ने मिलकर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया था ताकि हम एक कोऑर्डिनेशन डेवलप कर सकें और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में भी पॉजिटिवली इन्वेस्ट कर सकें। NIIF की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 2015 में बनाया था। 40,000 का इसका कोर कैपिटल था। उद्देश्य ये था कि जो ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और स्टार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग की जाए। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनको पहली बार स्टार्ट किया जाता है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें पहले से ही इंस्टॉल्ड इंफ्रा का इस्तेमाल किया जाता है, और स्टार्ड का मतलब कि ठप पड़े जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, इन सभी में पैसा NIIF देता है। ऑब्जेक्टिव यह है कि हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट अवेल कर सकें इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स को थोड़ा बढ़िया करके, उनमें डेवलपमेंट लाकर। 3 तरीके के फंड्स इसमें होते हैं। इन्वेस्टमेंट मैंडेट में अलग अलग, मतलब ग्रीन फील्ड को कितना देंगे, ब्राउन फील्ड को कितना देंगे, स्टार्ड प्रोजेक्ट्स को कितना देंगे, सब क्लासिफिकेशन है। और जो फंड है उसे रजिस्टर किया गया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पे। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें प्राइवेटली, मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके जरिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं। जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंडियन भी हो सकते हैं, फॉरेनर भी हो सकते हैं, उस पैसे को फिर हम इन्वेस्ट करते हैं, उसका रिटर्न उनको भी मिलता है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो और ये रजिस्टर है सेबी में, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी में इसे रजिस्टर किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। रिसेंटली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का जो रोल होता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन में, उसको फेवर किया गया है फॉर्मर सेंट्रल बैंकर्स के द्वारा। अब देखिए ये ARC क्या होता है। ARC का जो मेजर रोल होता है वो NPA से रिलेटेड होता है। अब ये NPA क्या है? NPA बैड लोन्स होते हैं, यानी कि जो बैंक से अगर इन्होंने किसी एंटिटी को लोन दे दिया और ये एंटिटी ना तो बैंक का इंटरेस्ट ना ही प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रही है बैंक को, तब ऐसे में ऐसे लोन को बैंक एक टाइम के बाद NPA घोषित कर देता है। अब देखिए हमारे जो सरकारी बैंक है वो NPA से जूझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बहुत सारे एंटिटीज़ हमारे बैंक्स को, गवर्नमेंट बैंक्स को डुबा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बैंक्स हमारे परेशान है क्योंकि बहुत लोग, बहुत एंटिटी पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो नेचुरल रीजंस की वजह से है और कुछ विलफॉल डिफॉल्टर्स हैं जो जानबूझकर पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी बैंक्स हैं जिनको सिस्टम से इश्यूज है। अब देखिए, अब कोई बैंक है जिनके पास टोटल NPA है, काफ़ी सारी एंटिटी इनका लोन वापस नहीं कर पा रही है, और ऐसे में इनके पास से फॉर एग्जांपल 50,000 करोड़ का लोन है जो बैड हो गया है, यानी NPA बन गया है। अब देखिए जो बैंक है वो एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जो बैंक की कोर कॉम्पिटेंसी है वो फाइनेंस में डील करने के लिए है। हाउएवर अगर हम बैड लोन्स की बात कर रहे हैं या NPA की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करवाना या कोई लीगल वे में इनसे पैसे उसूलना, ये बैंक के अफेयर्स में नहीं आता है। बैंक इसके लिए नहीं बनी है। बैंक फाइनेंस से हर चीज़ मैनेज करेंगी, लेकिन उसूली नहीं कर सकती है बैंक्स, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक्स्ट्रा लीगल मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे ही मामलों को निपटाने के लिए, ऐसे मामलों से डील करने के लिए हम ARCs बनाए थे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये ARCs एक स्पेशल कंपनी होती है जो बैड लोन्स में डील करती हैं और बैंक्स की मदद करवाते हैं लोन्स वापस लेने में, लोन्स उसूलने में। सो यहाँ पे देखिए आप,
ARC क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मदद करेगा बैंक्स की लोन्स को रिकवर करने में। तो देखिए, नरसिम्हा कमेटी 1 ने 1991 में सेटअप करने के लिए कहा था सेंट्रल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन फंड को, जो कि बैंक्स की मदद करेंगे ट्विन बैलेंस शीट जो प्रॉब्लम होती है इसको सही करने में, उसको क्लीन अप करने में, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के पोर्टफोलियो को क्लीन अप करने में। लेटर नरसिम्हन कमेटी सेकेंड ने भी प्रपोज किया था 1998 में ARC को। अब देखिए, ARC जो है इनकॉर्पोरेटेड है कहाँ पे? द कंपनीज एक्ट में, और रजिस्टर की हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सरफाइसी एक्ट जिसे कहते हैं पॉपुलरली, 2002 वाला। RBI ने रेगुलेट किया है ARCs को एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ARCIL was the first ARC set up by the ICICI बैंक। अब ICICI बैंक वाले इस तरह से वसूल करते थे अपने लोन्स या प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट रेट, क्या सेटअप करके? ARCIL सेटअप किए थे पहली मर्तबा ICICI बैंक ने। फिर बाद में SBI एंड IDBI भी ARCIL अपना अपना सेटअप किए थे। अभी फिलहाल की बात करें हम तो 24 ARCs है, जिनमें सबसे बड़ा जो है एडेलवीस है। अब रोल क्या होता है ARC का वो भी देख लेंगे। रोल जो डिफाइन किया गया है सरफाइसी एक्ट के अंतर्गत वो कुछ इस तरह से होंगे। एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, अगर कोई सिक्योरिटी के तौर पे अपने फाइनेंशियल एसेट्स जमा करवाता है लोन लेने के लिए, तो इसको किस तरह से एक्वायर करें, अगर लोन वापस नहीं कर रहा तो इसको कैसा से एक्वायर करें। सेकेंड, चेंज और टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, सेल और लीज ऑफ बिजनेस ऑफ द बोरोवर। थर्ड, डेट्स को रीशेड्यूल करना, अगर कोई समय मांग रहा है तो किस तरह से उसे समय देना है, और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्समेंट करना है। एंड द लास्ट इज सेटलमेंट ऑफ ड्यूज पेबल बाय द बोरोवर। नेक्स्ट आर्टिकल, नेचुरल गैस मार्केटिंग। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स को, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स गैस बेस्ड इकोनॉमी। आपको पता ही है हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बड़ा रोल पेट्रोल और डीजल का होता है, लेकिन आज की डेट में आप देखोगे नेचुरल गैस की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़े जा रही है। उसके लिए जरूरी होता है कि हमारे देश में कोई नेचुरल गैस को लेकर प्रॉपर पॉलिसी हो। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है जो नेचुरल गैस की मार्केट में क्या रिफॉर्म्स और इम्पॉर्टेंट चेंज किए जाएंगे, ताकि यहाँ पर हम अपनी इकोनॉमी को गैस बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि जो कंजम्पशन है गैस का वो हम बढ़ा सकें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहे पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में। तो इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या रिफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है किस लिए? फॉर्मुलेशन ऑफ नेचुरल गैस रिफॉर्म्स को लेकर। बिडिंग प्रोसेस देखिए दो तरह के होते हैं। गैस का मार्केट प्राइस क्या होगा, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफर्ट्स ये लगा रही है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर तय किया जाए ताकि सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक की तरफ कंसंट्रेशन होगा कि ये बिडिंग में उतरे और ये सारी चीजें लेकर चले जाएं, सारा टेंडर लेकर चले जाएं। मार्केट के अंदर जो भी गैस के प्रोड्यूसर्स हैं जो अपना गैस बेचना चाहते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू, मीटिंग के थ्रू यहाँ पर बेच सकते हैं ट्रांसपेरेंट मैनर में और कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से थ्रू, तब जाकर ये अच्छा होगा। यही मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। अब बिडिंग प्रोसेस कैसा होगा? तो नेचुरल गैस को खरीदने के लिए अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना यह है कि हम ई बिडिंग के थ्रू जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जाएंगे, ताकि यहाँ पर करप्शन या फिर ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पर अच्छे से आ सके। और जो ये पूरा ई बिडिंग प्रोसेस है इसका मैकेनिज्म प्रॉपर ढंग से किया जाएगा, स्टैंडर्डाइज वे में किया जाएगा, पर्टिकुलर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए किया जाएगा। ये प्रोपोज किया जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा कि किस तरह से मार्केट प्राइस डिस्कवर करें नेचुरल गैस के। और यहाँ पे देखिए इनफैक्ट प्रोड्यूसर्स जो हैं जिनको अलाउ नहीं किया गया, ये बाहर अड़े हैं कि बिडिंग में आप हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन अगर चाह रहे हैं तो आपके एफिलिएट कंपनीज को आप भेज सकते हो, हम उसे अलाउ करेंगे। और जो प्राइस है वो सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर एवरी 6 मंथ्स। जो प्रिवेलिंग प्राइसेस है उसके बुनियाद पे होगा जो यूएस में, यूके में, कनाडा में और रशिया में चल रहे हैं। प्रेजेंटली अगर हम बात करें US डॉलर 1.7 मिलियन BTU है, जो कि बहुत कम है
when it compares to prices of imported LNG। और ये जो प्राइसेस रेजिम है वो कवर कर रही है ऑलमोस्ट 80% ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस। नॉन एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, नॉन APM और फ्री मार्केट गैस, ये मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट बेस्ड गैस प्रोडक्शन के ऊपर भी। ये ओनली 20% है टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन का। जो न्यू रिफॉर्म लाए जाएंगे ये बेनिफिशियरीज के भी कवर करेगा ये रिजिम में। नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस मिक्सचर ऑफ गैसेस है। आपको पता ही है, अगर गैस की अगर हम बात करें, हवा में ढेर सारे गैसेस आते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन ही, मीथेन ही निकाल सकते हैं। मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस होता है जहां पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी हाइड्रोकार्बन्स की होती है, कंसिस्टिंग ऑफ मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, बहुत सारे गैसेस। नेचुरल गैस रिजर्व्स अर्थ के बहुत सारे डीप में होते हैं नियर अदर सॉलिड एंड लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेड्स लाइक कोल एंड क्रूड ऑयल। और ये प्योर फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है, इसी वजह से इसको प्रोसेस करना पड़ता है और इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू क्लीनर फ्यूल फॉर कंजम्पशन। तभी जाके हम यूज कर सकते हैं इसे, कन्वर्ट करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद। और ये फॉलोइंग वेज में यूज किया जा सकता है: फीड स्टॉक इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कुकिंग इन डोमेस्टिक हाउसहोल्ड्स, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल फॉर व्हीकल्स। आ रहा है समझने आपको? फीड स्टॉक के लिए, फ्यूल के एज अ फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कुकिंग के लिए हाउसहोल्ड्स में, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के जैसा व्हीकल्स में। नेचुरल गैस सिनेरियो जो इंडिया में है, इंडिया में देखिए नेचुरल गैसेस अबाउट 6.2% है, जो कि बहुत पीछे है। अगर ग्लोबल एवरेज से हम बात करें, ग्लोबल एवरेज जो होता है नेचुरल गैस के कंप्राइजेस का वो 24% है। हम बहुत पीछे हैं, 6.2% ही है। गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है किसी भी तरह से हमारा जो शेयर है नेचुरल गैस में उसको इंक्रीज किया जाए, लगभग 15% इंक्रीज किया जाए बाय 2030। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस का कंट्रीब्यूशन है 48% ही इंडिया में टोटल कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक में। It is being supplied from the oil and gas fields located at western and southeastern areas जैसा कि हजीरा बैसिन, मुंबई ऑफशोर and KG basin as well as northeast region, Assam and त्रिपुरा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।